आज का टॉपिक है जी सिंक्रोनाइजेशन। आमतौर पे जो सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड है एक जनरल सा वर्ड है। इसका मतलब है कोई चीज़ों को हार्मोनाइज करना आपस में, कोई मिसाल के तौर पे कोई कोई प्लान करके चीज़ों को जोड़ना या किसी इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करना, ये कुछ इस सेंस में मीनिंग में आता है। हमने ये बार बार डिस्कस किया प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस जो है वो दौरान एग्जीक्यूशन डिफरेंट सोर्सेज रिक्वायर करता है। दौरान एग्जीक्यूशन उसको डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो जो रिसोर्सेज हैं उनकी तादाद जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। सम टाइम जो प्रोसेसेस हैं दौरान एग्जीक्यूशन एक दूसरे प्रोसेसेस के साथ कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं। जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ डेटा शेयर कर लेते हैं या रिसोर्सेज शेयर करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है। प्रोसेस जो हैं वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं और कुछ कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ इट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। अगर तो एक प्रोसेस जो है वो ना तो किसी और को अफेक्ट करे या कोई ना कोई और प्रोसेस उसको अफेक्ट कर सके किसी भी तरीके से, तो ऐसा प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहलाएगा। जबकि कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो हैं वो ऐसे होंगे जो कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट भी कर पाएंगे प्रोसेस के साथ, और कोई दूसरा प्रोसेस उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा और ये आपस में डाटा शेयर करेंगे या कोई रिसोर्सेज शेयर करेंगे। डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है शेयरिंग की। तीन तरह की कम्युनिकेशन होती है प्रोसेसेस के अंदर। एक है नेमिंग, दूसरी सिंक्रोनाइजेशन और तीसरी है बफरिंग। यानी कि तीन मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के डिफरेंट, जिनके तहत जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नेमिंग में डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसमें नेमिंग की दो फर्दर टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है कि कोई भी प्रोसेस किसी भी दूसरे प्रोसेस को डायरेक्टली मैसेज कर सकता है और जो भी उसने डाटा या रिसोर्सेज शेयर करने हैं उसकी रिक्वेस्ट वो डायरेक्टली भेज सकता है। ये पहली जो लाइन है। प्रोसेस सेंड का फंक्शन जो है प्रोसेस यूज करते हैं, प्रोसेस का नाम और साथ में कॉमा मैसेज, और ये उसका सिंटैक्स है जिसके तहत कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को कोई रिक्वेस्ट भेजेगा या डाटा शेयर करेगा या कोई मैसेज भेजेगा। इसी तरीके से जो रिसीविंग एंड पे मैसेज है वो इसी तरीके से कोई भी मैसेज जो है वो किसी प्रोसेस का नाम और मैसेज जो है उसको सेंड कर सकेगा या रिसीव कर सकेगा, ताकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन मुकम्मल हो सके। हाँ सर। जी। सर कम्युनिकेट करते क्यों हैं? जो प्रोसेसेस हैं ये अभी मैंने थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है। वैसे तो हम नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस दौरान एग्जीक्यूशन एक दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं या कर सकते हैं। करते भी हैं और नहीं भी करते। जो नहीं करते वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहलाते हैं और जो करते हैं वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहलाते हैं। लेकिन करते क्यों हैं उसकी वजह यह है कि दौरान एग्जीक्यूशन आपको पता है कि प्रोसेसेस जो हैं वो उनकी रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। ठीक है। या डिफरेंट प्रोसेसेस आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ताकि उनकी एग्जीक्यूशन के लिए अगर किसी दूसरे सोर्स के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो उनसे ले सकें वक्ती तौर पे। तो ऐसा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसी चीज़ को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं कि जो प्रोसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, और अगर किसी के पास रिसोर्सेज फ्री हैं तो दूसरा प्रोसेस उससे रिसोर्सेज या डाटा ले सके और अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके। ठीक है जी ठीक है कला। सर। यस सर। आगे हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। इसमें लिंक कैसे स्टैब्लिश होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर? लिंक्स आर स्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिकली। जो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट है एक दूसरे की आपस में, वो डायरेक्टली एक दूसरे को रिक्वेस्ट करते हैं और उनका जो लिंक है जो टेम्परेरी बेसिस पे स्टैब्लिश हो जाता है, और जैसे ही उनकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए तो ये लिंक जो है वो दोबारा खत्म हो जाता है। लिंक इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कोई दो जो प्रोसेस हैं उनके दरमियान में लिंक जो है वो आपस में क्रिएट होता है। Between each pair, there exists exactly one link. The link may be unidirectional, but is usually bidirectional. ये जो लिंक है आम तौर पे इसकी जो कम्युनिकेशन का वे है वो यक तरफा होता है। कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद जब एक रिक्वेस्ट सेंड हो जाए तो उसके बाद दूसरा रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। यानी कि ये मिसाल के तौर पे बाई डायरेक्शनल है।
और आमतौर पे लेकिन होता ये यूनिडायरेक्शनल है कि कोई एक जो प्रोसेस है वो किसी को रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है जी। नेमिंग के अंदर जो प्रोसेस की कम्युनिकेशन का पहला मेथड हम देख रहे हैं नेमिंग, उसमें दूसरी चीज़ है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्टली में तो दो मैसेज कोई आपस में डाटा शेयर करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है? मैसेजेस आर डायरेक्टेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम मेल बॉक्सेस ऑल्सो कॉल्ड पोर्ट्स। ये जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इसमें डायरेक्टली डाटा नहीं भेजा जाता या कम्युनिकेशन नहीं की जाती, बल्कि मेल बॉक्स के थ्रू की जाती है। ईच मेल बॉक्स हैज अ यूनिक आईडी। कोई ए बी प्रोसेस हैं, वो आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं मेल बॉक्स के थ्रू, तो उसकी अलग आईडी होगी। कोई सी डी प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनकी मेल बॉक्स की आईडी डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस के पेयर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हर प्रोसेस का जो पेयर है कम्युनिकेट कर रहा है, उनके अलग अलग मेल बॉक्स क्रिएट होगा। ठीक है। द सेंडर कीप्स द मैसेज इन मेल बॉक्स एंड द रिसीवर पिक्स देम अप। ये बेसिकली वो टेम्परेरी स्पेस है जहाँ पे जो मैसेज है वो रखा जाता है वक्ती तौर पे। इसको आप बफर कह सकते हैं, एक छोटी टेम्परेरी स्पेस जहाँ पे सेंडर अपना डाटा रख देता है और रिसीवर वहां से रिसीव कर लेता है या उठा लेता है। ठीक है। और जैसे ही कम्युनिकेशन लिंक खत्म हो जाए तो ये जो मेल बॉक्स की जगह है ये सारी फ्री हो जाएगी। फिर लिंक एस्टेब्लिश्ड ओनली इफ प्रोसेसेस शेयर कॉमन मेल बॉक्स। ये लिंक इनका आपस में तब स्टैब्लिश होगा जब दो प्रोसेस आपस का कॉमन कोई मेल बॉक्स शेयर कर रहे हों। अ लिंक में बी एसोसिएटेड विद मैनी प्रोसेसेस। एक जो लिंक है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के साथ भी लिंक हो सकता है। जो लिंक है, ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स। जो एक पेयर है वो कई तरह के जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उनके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है। इसमें भी सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज का जो फंक्शन है वो यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में। डायरेक्ट में भी यही फंक्शंस हैं और इनडायरेक्ट में भी, लेकिन डायरेक्ट में डायरेक्टली मैसेज जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नेमिंग में मेल बॉक्स के थ्रू जाते हैं। दूसरा तरीकाकार है सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस की कम्युनिकेशन का या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। In message passing, you have a sender and a receiver. They usually run in separate threads. आमतौर पे जो प्रोसेस हैं या उनके आगे जो फर्दर चाइल्ड प्रोसेस हैं या थ्रेड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं दो तरीकों से। एक है सिंक्रोनस और दूसरा है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या है? इन सिंक्रोनस मॉडल द सेंडर ब्लॉक्स until the receiver picks up the message. The two have to rendezvous इसकी है प्रोनाउंसिएशन। ये एक वर्ड है रेंडाबस, वैसे देखने में लग रहा है लेकिन रेंडाबू इसकी प्रोनाउंसिएशन है। दोनों रेंडाबू होती है कोई प्लान्ड कोई मीटिंग, जो प्लान्ड कम्युनिकेशन का व्यू कि आपने पहले से कुछ तय किया हुआ है कि हम फलां डेट को फलां वेन्यू पे हम मिलेंगे, इकट्ठे होंगे। तो इसको आप इस जो प्लान्ड मीटिंग है इसको आप रेंडावू कहते हैं आमतौर पे। ठीक है जी। तो सिंक्रोनस मॉडल में द सेंडर ब्लॉक्स अंटिल द रिसीवर पिक्स अप द मैसेज। जैसे ही कोई मैसेज एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सेंड करता है तो जब तक दूसरा रिसीव ना कर ले पहले वाला ब्लॉक रहता है, वो किसी और के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता। In asynchronous model, the sender drops the message and continues with its own business. जबकि एसिंक्रोनस में जो प्रोसेस है जिसने डाटा भेजना होता है वो डाटा भेजने के बाद अपना काम करता रहता है। रिसीवर उसको रिसीव करे ना करे, लेट करे, जो मर्जी या करे, उसका उससे कोई बिजनेस नहीं। एसिंक्रोनस में जो प्रोसेस है वो फ्री होता है, जब चाहे डाटा सेंड कर दे, उसके बाद अपना बिजनेस जो अपना उसकी एग्जीक्यूशन है वो करता रहेगा। तीसरी टेक्निक है बफरिंग। The main memory area has an area called buffer that is used to sector or hold the data temporarily that is being transmitted either between the two devices or between devices or an application. जो मेमोरी है इसके अंदर एक छोटी सी लोकेशन आर्जी तौर पे सेट की जाती है या मुख्तस की जाती है, जिसको बफर कहते हैं। ये बफर एक टेम्परेरी एरिया है जहाँ पे कोई ना कोई डाटा रखा जाता है, और आमतौर पे कोई जो प्रोसेसेस हैं वो दो प्रोसेसेस वो इस बफर को यूज करते हुए अपनी मीटिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को डाटा सेंड करना है तो वो इस बफर के अंदर अपना डाटा रख देगा या सेंड कर देगा, और दूसरा जो रिसीवर है वो उस बफर से डाटा उठा के
जो भी उसको ज़रूरत है वो उठा के उसको यूज़ कर लेगा और उसके बाद जो बफर की स्पेस है वो फ्री हो जाएगी। 3 टेक्निक्स हैं जी कम्युनिकेशन की, नेमिंग, सिंक्रोनस और बफरिंग। ये बेसिकली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के। दूसरा आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। Process synchronization means sharing system resources by processes in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chances of inconsistent data. Synchronization वो प्रोसेस है जिसमें जब कोई भी प्रोसेसेस concurrently at a time किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जाता है ताकि डेडलॉक या ऐसी कोई सिचुएशन अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट ना हो, ताकि जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर ना हो, डिस्टर्ब ना हो। Maintaining data consistency demands mechanism to ensure synchronized execution of cooperating processes. जो प्रोसेसेस आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, जो डेटा शेयर कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म, जैसे हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखे थे, इनके लिए कोई शेड्यूल कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि डेडलॉक से बचा जा सके। Process synchronization was introduced to handle problems that arose while multiple process execution. जब डिफरेंट प्रोसेसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हों, मेमोरी के अंदर मौजूद हों, उनको सीपीयू एलोकेट हो रहा हो, उनको रिसोर्सेज मिल रहे हों, तो फिर गड़बड़ के चांसेस होते हैं। जब डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट प्रोसेसेस एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि फिर डेडलॉक बनता है, और डेडलॉक जो है अनयूजुअल सिचुएशन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक अडॉप्ट करता है। वो जो मैकेनिज्म है, वो टेक्निक है, वो सिंक्रोनाइजेशन है। Semaphore is simply a variable that is non-negative and shared between threads. होता यह है कि जब डिफरेंट प्रोसेसेस पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हों और सोर्सेस शेयर कर रहे हों तो फिर मसाइल आते हैं। ठीक है जी, वो मसाइल जो हैं वो बहुत तरह के हैं, वो भी हम देखेंगे। वो 6-7 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो कि अक्कर होती हैं, और उनका फिर हम सोल्यूशन भी देखेंगे कि उनका फिर हल क्या है। उनका हल जो है या प्रॉब्लम को पे जाने से पहले हमें एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि सेमाफोर क्या होता है। सेमाफोर जो है वो एक वेरिएबल है बेसिकली। ठीक है जी, और आपको पता है कि वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की जाती है किसी ना किसी पर्पस के लिए। इसी तरीके से सेमाफोर भी एक वेरिएबल है। सेमाफोर इज सिंपली अ वेरिएबल दैट इज नॉन नेगेटिव एंड शेयर्ड बिटवीन थ्रेड्स। ये ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर नॉन नेगेटिव वैल्यू रखी जाती है, या तो 0-1 की सूरत में, या कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर। A semaphore is a signaling mechanism, and a thread that is waiting on a semaphore can be signaled by another thread. It uses two atomic operations, one for wait and two for signal for the process synchronization. इसमें आमतौर पे जो दो वैल्यूज रखी जाती हैं, 0-1 या 1-2, और इसके अलावा जितना और भी अगर चाहें तो नंबर रखे जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्या है? ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जो सेमाफोर है बेसिकली। ये यूज क्यों होता है? सिग्नल देने के लिए कि कौन सा काम हो गया है, कौन सा भी पेंडिंग है। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेमाफोर की वैल्यू 1 है। अगर उसकी एग्जीक्यूशन रुक गई है, वो वेटिंग पे चला गया है, तो सेमाफोर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इसके लिए हम इस तरह की एक मैंने एग्जांपल दी है कि सेमाफोर वेरिएबल जो है किस तरीके से यूज होता है या क्यों यूज होता है। A binary semaphore is restricted to values of 0 और 1. दो तरह के सेमाफोर हैं जी, बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर के अंदर सिर्फ 0 या 1 वैल्यू आती है, जबकि काउंटिंग सेमाफोर जो है इनके अंदर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, हमने सेमाफोर देखा कि जैसे एक वेरिएबल है जो कि कोई वैल्यू होल्ड करता है। अब हम जो आगे जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें सेमाफोर का जिक्र आएगा, इसलिए उसका नॉलेज जरूरी था। जो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जब डिफरेंट प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत तरह के मसाइल आते हैं। उन मसाइल में से सबसे पहला प्रॉब्लम है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये जो राइट पे आपको पिक्चर नजर आ रही है। थ्योरी देखने से पहले जरा इसको हम देख लें ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है छोटा सा, जैसे एक लूप है, ठीक है जी, इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन, या रिमाइंडर आगे जो भी कुछ है कोड जो आपने लिखना या लिखा होगा। ये क्रिटिकल सेक्शन क्या है कि आमतौर पे किसी प्रोग्राम के अंदर ये वो पार्ट होता है जहां पे वो प्रोग्राम कोई वेरिएबल्स को शेयर करता है, या वेरिएबल्स को या रिसोर्सेज को शेयर कर रहा होता है। ये क्रिटिकल सेक्शन वो है। क्रिटिकल सेक्शन is the part of a program which tries to access shared resources। जैसे भी मैंने कहा कि ये वो पार्ट है जहाँ पे कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज को वेरिएबल को ऐसी चीजें हैं वो आपस में शेयर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्लोबल वेरिएबल या ऐसी कोई चीज आप कह लें। That resource may be any resource in a computer like a memory location, data structure, CPU or any IO device। अब इसमें कोई वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन हो सकती है, कोई किसी इनपुट आउटपुट का जो मैकेनिज्म है, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमें पता है कि एट ए टाइम मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मेमोरी के लिए, प्रोसेसर के लिए, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको एट ए टाइम हिट किया जाता है प्रोसेस की तरफ से। द क्रिटिकल सेक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाई मोर देन वन प्रोसेसेस। जब डिफरेंट प्रोसेसर का जो क्रिटिकल सेक्शन है वो एट ए टाइम एग्जीक्यूट होगा तो जो शेयर्ड सोर्सेज हैं वहां पे फड्डा बनेगा, फिर वहां पे डेडलॉक आएगा। तो ये था क्रिटिकल सेक्शन का मसला, और इसका हल क्या है? द क्रिटिकल सेक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाई मोर देन वन प्रोसेसेस एट द सेम टाइम। तो फिर इसका इलाज ये है कि एक टाइम में सिर्फ एक प्रोग्राम ही अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सके। अगर ऑलरेडी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर है तो बाकी फिर वेट करेंगे। Operating system faces the difficulties in allowing and disallowing the processes from entering the critical section। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मसला हैंडल करना पड़ता है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो, कौन सा ना हो। The critical section problem is used to design a set of protocols which can ensure that the race condition among the processes will never arise। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट प्रोग्राम्स को एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से रोकने का मतलब, ताकि रेस कंडीशन ना हो, रेस कंडीशन अक्कर ना हो। रेस कंडीशन क्या है ये अभी अगली वाली स्लाइड में ये चीज आ रही है। इन द अबव डायग्राम द एंट्री सेक्शन हैंडल्स द एंट्री इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, इट एक्वायर्स द सोर्सेज needed for execution by the process। The exit section handles the exit from the critical section। ये जो एंट्री सेक्शन है ये हैंडल करता है कि जो प्रोग्राम है वो कब इसमें एंटर होगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और जबकि जो एग्जिट सेक्शन है ये देखेगा कि कोई प्रोग्राम इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया है तो वो फौरन इसका स्टेटस सेट कर देगा कि फलां प्रोग्राम जो है वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुका है, लिहाजा अब जो शेयर्ड सोर्सेज हैं वो फ्री हैं, जो सोर्सेज जिसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था वो फ्री हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिग्नल चला जाए कि फलां प्रोसेस ने अपने सोर्सेज जो है फ्री कर दिए हैं ताकि वो किसी और को एलोकेट कर सके। ये सोल्यूशन था अभी जो मैंने कहा, उसका आपको बताया कि उसको फिर हैंडल कैसे किया जाता है जब एट ए टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना कोशिश करें। The critical section problems needs a solution to synchronize the different processes। The solution to the critical section problem must satisfy the following condition। कैसे ये मसला हल होगा? पहला तरीकाकार है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन implies that only one process can be inside the critical section। जैसे अभी मैंने कहा कि इसका एक हल तो ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सके। इसका मतलब कि कोई एक प्रोसेस रिसोर्सेज की डिमांड कर सके, बाकी जो है वेट करें। ये सबसे आसान तरीका है। इसका दूसरा हल प्रोग्रेस। Progress means that if a process is not using the critical section, then it should not stop any other processes from accessing it। अगर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो किसी दूसरे प्रोग्राम को रोक भी नहीं सकेगा कि वो उसको यूज करे। मिसाल के तौर पे किसी प्रोसेस ने कोई जो है रिसोर्स ले लिया, एक्वायर कर लिया, लेकिन अब वो उसको यूज नहीं कर रहा, वो फ्री पड़ा हुआ है, तो अगर इस दौरान कोई और प्रोसेस उसको यूज करना चाहे तो वो उसको रोक नहीं सकेगा या रोकेगा नहीं, वो दूसरा प्रोसेस उसको एक्वायर करके अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकेगा। बाउंडेड वेटिंग एक और तरीकाकार इसका इससे बचने का। बाउंडेड वेटिंग मींस दैट ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम। इट शुड नॉट वेट
endless to access the critical section। जो प्रोसेस है वो जैसे ही अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो थोड़ा बहुत वेट करेगा पहले वो, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन से रिसोर्सेज उसको चाहिए और कौन से फॉर एग्जाम्पल कितनी तादाद में चाहिए उसको। जैसे ही ये आइडिया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाएगा तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना मैकेनिज्म तैयार कर लेगा, ताकि ये देख सके कि इस प्रोग्राम को, इस प्रोसेस को कब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर डालना। तो थोड़ा सा वेट जो है वो चीज़ों को स्मूथ लाइन करता है, बिल्कुल जैसे बैंक के अंदर होता है कि बैंक के अंदर क्यू बना हुआ है, डिफरेंट लोग आ रहे हैं एक काउंटर पे, तो वो क्या करते हैं कि वेटिंग के लिए आपको जो टोकन नंबर है वो जारी कर देते हैं कि आपका ये टोकन नंबर है, आप बैठिए, थोड़ा वेट करेंगे और थोड़ी देर तक आपकी जब बारी आ जाएगी तो आप, पहला क्लाइंट निकल चुका होगा और आप काउंटर पे आ जाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं बेसिकली। रिसोर्सेज का मतलब कि वो कैशियर या जो भी बंदा वहाँ पे बैठा है जिसको आपने अप्रोच करना है, जिसे आपका काम है, अगर एट ए टाइम 10 बंदे आके काउंटर पे जमा हो जाएं और सारे खप डालना शुरू कर दें कि मेरा काम करो, मेरा काम पहले करो, तो फिर काम किसी का भी नहीं होगा, ये डेडलॉक बन जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका हल ये है कि जैसे ही बंदा आए वो सर्व होना शुरू हो जाए, अगर उसी दौरान कोई और भी आ गया तो उसको वेटिंग पे लगा दिया जाएगा, और जैसे जैसे आते जाएंगे वो वेटिंग पे लगते जाएंगे और क्यू बनता जाएगा, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है उस मैकेनिज्म के तहत जो बंदा पहले आया है वो पहले एग्जीक्यूट होता जाए। दूसरा इशू है बेकरी एल्गोरिदम, प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के हवाले से। The bakery algorithm is one of the simplest known solution to the mutual exclusion problem for the general case of n processes। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि एग्जीक्यूट होने हैं और उनके लिए रिसोर्सेज का इशू है। तो अभी हमने जैसे देखा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कि एक प्रॉब्लम, एक जो फॉर एग्जांपल एट ए टाइम कोई एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, बाकी वेटिंग में लगे रहेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो वेटिंग में लगे हैं वो, उनका कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना जो वेटिंग कब तक करते रहें। एक बंदा काउंटर पे चला गया, जनाब 2 मिनट का काम है लेकिन उसने घंटा लगा दिया, तो इसका मतलब है कि बाकी सारे प्रोसेस जो है वो वेट पे लगे हुए हैं। The bakery algorithm is one of the simplest known solution to the mutual exclusion problem for the general case of n processes। Bakery algorithm is a critical section solution for n processes। The algorithm preserves the first come first serve property। ये जो एल्गोरिथम है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे काम करता है, बिल्कुल जैसे बैंकिंग के अंदर काम होता है। ठीक है, या आप जैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कह लें कि फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले सर्व होगा और जो उसके बाद आएगा वो उसके बाद सर्व होगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की एग्जांपल है, या क्यू की एग्जांपल है कि जो काउंटर पे या बैंक की विंडो पे सबसे पहले आता है वो सबसे पहले सर्व किया जाता है उसको। Before entering its critical section, the process receives a number। Holder of the smallest number enters the critical section। जैसे ही कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और वो कहेगा कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना है। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने का मतलब कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए, तो उसको एक नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई भी नंबर, और जिसके पास सबसे छोटा नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी। डेफिनेटली जो सबसे पहले आया उसके पास 2 होगा, 1 होगा, और जैसे ही दूसरा बंदा आएगा उसके पास 2 आ जाएगा, यानी कि बड़ा नंबर आ जाएगा, तो बड़ा नंबर ऑब्वियसली बाद में आएगा। तीसरी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, तीसरा मसला है वो रेस कंडीशन। अभी हमने जिक्र किया था इसका एक स्लाइड पहले। A race condition is a situation that may occur inside a critical section। ये जो क्रिटिकल सेक्शन है जब डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर एंटर हो जाएं तो फिर ये मसला क्रिएट होता है। दिस हैपेंस व्हेन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूशन इन क्रिटिकल सेक्शन डिफर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द थ्रेड्स एग्जीक्यूट। जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस मैकेनिज्म तय किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कि डिफरेंट थ्रेड्स की रिक्वेस्ट आई है सोर्सेज के लिए या क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उनका मैकेनिज्म तय कर दिया कि ये ऐसे एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन रेस कंडीशन तब होती है, क्रिएट होती है या अकर होती है जब वो थ्रेड्स अपनी उस तरतीब से हटने की कोशिश करते हैं या उस तरतीब को तोड़ने की कोशिश करते हैं। डेली लाइफ में हमें पता है कि लाइन लगी हुई है बैंक के सामने और पीछे से कोई बंदा निकल के फ्रंट पे आने की कोशिश करे तो फौरन लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं, फटा क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसा बंदा है जिसकी प्रायोरिटी लो है, वो पीछे खड़ा है, उसकी बारी फॉर एग्जांपल 10वें नंबर पे है
और वो चाह रहा है कि मैं तमाम चीज़ों को, बैरियर्स को छोड़ते हुए, तमाम लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए सबसे पहले रिसोर्सेज ले लूँ, यानी कि मेरा बिल सबसे पहले जमा हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है, ये रेस कंडीशन है। तो इसका मतलब कि जैसे ही जो तय किया गया था मैकेनिज्म, अगर उसके बरखिलाफ कोई काम हो रहा है तो फिर ये रेस कंडीशन है। Race condition in critical section can be avoided if the critical section is treated as an atomic instruction. Also, proper thread synchronization using logs or atomic variables can prevent race conditions. इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं कि रेस कंडीशन जो है कैसे ख़त्म की जा सकती है। कि मिसाल के तौर पे जैसे ही अगर ऐसा हो कि मिसाल के तौर पे एक बंदा लाइन लगी हुई है, ठीक है, एक बंदा जो सबसे फ्रंट पे है, वो जैसे ही काउंटर पे जाए, काउंटर जो है लॉक कर दिया जाए, ठीक है। अब जब जब तक उस बंदे का काम नहीं होता, काउंटर अनलॉक नहीं होगा। तो इसका मतलब कि पिछले बंदे जितना मर्जी खप डाल लें, क्योंकि आगे लॉक है जो सिचुएशन है, तो वो अपना काम नहीं करा सकते, वो अप्रोच नहीं कर पाएंगे कैशियर को, या जो भी बंदा बिल पे कर रहा है। तो लॉकिंग जो है वो एक मैकेनिज्म हो सकता है रिस्क कंडीशन से बचने का, कि जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल किसी को एलोकेट हो गए, वो लॉक हो जाएं, और जब तक उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती, या वो खुद उसको फॉर एग्जांपल जो है फ्री नहीं करता, तब तक कोई और प्रोसेस उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश ना करे। जब कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, तब तक खड्डा नहीं बनेगा। फोर्थ इशू है जी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। बफर अभी हमने देखा था कि बफर क्या है, जो कि मेमोरी के अंदर एक टेम्परेरी स्मॉल लोकेशन है, जहाँ पे आर्जी तौर पे कोई ना कोई डाटा रखा जाता है, और जैसे ही उसका पर्पज सर्व हो जाए, फिर उसको फ्री कर दिया जाता है। द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जिसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहते हैं, इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कंकरेंट एक्सेस टू शेयर्ड सोर्सेज। ये भी शेयर्ड सोर्सेज के हवाले से जो डिफरेंट इश्यूज आते हैं, उनमें से एक है बाउंडेड बफर। A bounded buffer lets multiple producers and multiple consumers share a single buffer. Producer write data to the buffer and consumer read data from the buffer. ये वो लोकेशन है जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसर अपना डाटा जो है उसको बफर को शेयर करते हुए अपना डाटा वहाँ पे राइट करते हैं, और दूसरे प्रोसेस जिनको वो डाटा चाहिए हो, वो वहाँ से रीड करते हैं। प्रोड्यूसर मस्ट ब्लॉक इफ द बफर इज फुल। अगर बफर फुल हो गया है तो प्रोड्यूसर को ब्लॉक होना चाहिए फिर, या उसको करना चाहिए, ताकि वो मजीद डाटा उसमें प्रोड्यूस ना कर सके, या उसमें मजीद डाटा ना डाल सके। कंज्यूमर मस्ट ब्लॉक इफ द बफर इज एम्प्टी। अगर बफर एम्प्टी पड़ा हुआ है, उसमें कोई डाटा नहीं है, तो कंज्यूमर खाम खा ट्राई ना करता रहे उसको एक्सेस करने की या उसमें से कुछ डाटा उठाने की। A bounded buffer with capacity n can store n data items. The places used to store the data item inside the bounded buffer are called slots. जो बफर के अंदर जो लोकेशंस हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, उनको स्लॉट्स कहते हैं जी। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, स्लॉट्स। विदाउट प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन द फॉलोइंग एरर्स में अकर। अगर इस चीज़ को डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो इस स्लॉट के अंदर या इस बफर के अंदर डाटा डाल रहे हैं, डिफरेंट उठा रहे हैं, तो अगर इस मैकेनिज्म को हैंडल ना किया जाए तो फिर क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। द प्रोड्यूसर डज नॉट ब्लॉक व्हेन द बफर इज फुल। अब किसी को पता ही नहीं है कि जो बफर फुल हो चुका है, तो जो प्रोड्यूसर हैं डाटा डालने वाले डाटा और डाली जाए, तो इसका मतलब पहले वाला डाटा या तो करप्ट हो जाएगा या ओवरराइट हो जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होती जाएगी। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जब एक दफ़ा बफर फुल हो गया, तो जब तक कंज्यूमर उसको कंज्यूम ना कर ले, तब तक जो प्रोड्यूसर है वो नया डाटा उसमें इंसर्ट ना करे। कंज्यूमर कंज्यूम एन एम्प्टी स्लॉट इन द बफर। इसी तरीके से जिसने डाटा कंज्यूम करना है, प्रोसेस ने डाटा बफर से लेना है, तो उसको अगर पता हो कि फॉर एग्जांपल डाटा जो है वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, बफर तो खाली पड़ा है, और उसके बावजूद ट्राई करता है इसको कॉपी करने की, तो इसका मतलब है वो खाम खा सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर उस कंज्यूमर को ये बता दिया जाए किसी तरीके से, कुछ सेमाफोर के थ्रू, कुछ सिग्नल दे के कि जनाब इस वक्त बफर जो है वो एम्प्टी है, तो वो उसको एक्सेस करने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसका मतलब वो वेट में लगा रहेगा, ताकि जो प्रोसेसर है या जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो बाकी प्रोसेस यूज़ कर सकें। लेकिन अगर उसको सिग्नल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो फिर ट्राइज करता रहेगा
ताकि उसका डाटा जो है या उसका पर्पस जो है वो सर्व हो सके। A consumer attempts to consume a slot that is only half filled by a producer. फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो डाटा है वो इंसर्ट ही हो रहा है उस बफर के अंदर, प्रोड्यूसर डाल ही रहा है, अभी आधा डाटा डाला है, तो जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम करना शुरू कर दे। ये एक और इशू है। टू प्रोड्यूसर्स राइट्स इनटू द सेम स्लॉट। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इसको प्रोसेस को सिंक्रोनाइज नहीं किया, इस मसले को मैकेनिज्म को हैंडल नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है किसी एक स्लॉट के अंदर एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर डाटा डालना शुरू कर दें। टू कंज्यूमर्स रीड द सेम स्लॉट। और ऐसे भी हो सकता है कि दो कंज्यूमर जो हैं, दो प्रोसेसेस, वो किसी एक स्लॉट में से इकट्ठी डाटा रीड करना शुरू कर दें। जैसे यहाँ पे पिक्चर में यहाँ मेंशन है कि मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं जो कि एक एंड से फॉर एग्जांपल उसमें डाटा डाल रहे हैं, ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोकेशंस हैं, 0 1 2 3 4। जैसे ये अरे होती है, ये अरे ही है, ठीक है जी। बफर की जो एग्जांपल है इसमें n लोकेशंस होंगी, n स्लॉट्स होंगी, और डिफरेंट स्लॉट्स जो हैं डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर जी हम देख रहे थे इस फिगर को कि एक एंड पे डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं, ए बी सी डी डिफरेंट प्रोसेस हैं, वो डिफरेंट 0 1 2 3 4 स्लॉट्स जो हैं उनके अंदर अपना आपको डाटा डाल रहे हैं। और दूसरी तरीके से उसी तरीके से जो आखिरी लोकेशन है उसको मैं आपको पता है उसका जो इंडेक्सिंग नंबर है वो n-1 होता है। ये आपको आइडिया है ना इस चीज़ का अरे के अंदर? यस सर। कि अगर फॉर एग्जांपल 10 लोकेशंस हैं मेमोरी की, तो उनका जो इंडेक्स है फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेकर 9 तक उनके नंबर्स होंगे। तो इसी तरीके से अगर 10 है तो 9 नंबर ये स्लॉट होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं प्रोसेस, वो डाटा डालते जाएंगे, और कंज्यूमर प्रोसेस हैं वहाँ से डाटा निकालते जाएंगे या लेते जाएंगे। ये उसकी एग्जांपल है कि डिफरेंट जो फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ या ये कैसे काम करेगा। जैसे अभी मैंने कहा कि ये बफर जो है इसकी एग्जांपल एक अरे की है। जैसे यहाँ पे अरे एक फॉर एग्जांपल एक डिक्लेयर की गई है वैल्यू के नाम से, उसके अंदर कोई ना कोई साइज़ होगा। नेक्स्ट 10 जो है वो फंक्शन वो है जो कि डाटा डालेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आउट वो फंक्शन है जिसके थ्रू को प्रोसेस या कंज्यूमर प्रोसेस डाटा वहाँ से लेगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि अगर कोई ना कोई मैकेनिज्म बन जाए तो फिर जो डेडलॉक है या इस तरह के जो इश्यूज हैं वो फिर क्रिएट नहीं होते। फिफ्थ है जी रीडर्स राइटर प्रॉब्लम्स। If two readers access the object at the same time, there is no problem. If two readers access the object at the same time, there is no problem. इसका मतलब कोई बुक है, कोई दो पढ़ने वाले हैं, वो बैठे पढ़ी जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, पढ़ते रहें। However, if two writers or a reader and writer access the object at the same time, there may be a problem. लेकिन अगर कोई दो राइटर या एक रीडर और राइटर एट ए टाइम किसी बुक पे काम कर रहे हों तो फिर फटा हो जाएगा, तो फिर मसला हो सकता है। To solve the situation, a writer should get exclusive access to an object. For example, when a writer is accessing an object, no reader or writer may access it. जब दो बंदे इकट्ठे एक चीज़ पे लिखने की कोशिश करेंगे एक पेज पे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अगर एक वक्त में एक बंदा लिखे तो फिर कोई इशू नहीं है, या एक बंदा लिख ले और उसके बाद दूसरा बंदा पढ़ ले तो फिर भी कोई इशू नहीं है। हाउएवर, मल्टीपल रीडर्स कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। डिफरेंट जो राइटर हैं वो एट ए टाइम राइट नहीं कर सकते, जबकि रीडर जो है वो रीड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। The reader-writer problem relates to an object such as a file that is shared between multiple processes. अगर एक फाइल पड़ी हुई है शेयर्ड फोल्डर के अंदर और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो करते जाएं, जितनी मर्जी दुनिया कॉपी कर ले उसको। लेकिन मसला तब क्रिएट होगा जब कोई बंदा उसमें से चेंज करने की कोशिश करेगा। जब एक बंदा चेंज करेगा तो उस दौरान हो सकता है 10 बंदों ने और ने भी खोली हो वो फाइल। एक बंदा चेंज करी जा रहा है तो फिर बाकी बंदे जो हैं वो या तो उनको इमीडिएटली वो चेंज नज़र आनी चाहिए, या फिर जैसे ही वो बंदा फाइल चेंज करने के बाद सेव करके बंद करेगा उसके बाद रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, या जैसे जैसे वो चेंज करी जा रहा है वैसे वैसे उसको अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहनी चाहिए। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू रीडर राइटर प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व किया जाता है। द रीडर राइटर प्रॉब्लम इज यूज्ड टू मैनेज सिंक्रोनाइजेशन सो दैट देयर आर नो प्रॉब्लम्स विद द ऑब्जेक्ट डेटा।
ये जो रीडर राइटर प्रॉब्लम है इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई सेट कर लें, जैसे हमने सेमाफोर की एग्जांपल देखी थी कि यहाँ पे भी हम सेमाफोर को यूज़ कर लें और उसकी वैल्यू सेट कर दें कि जैसे ही कोई राइटर जो है वो उसको एक्सेस कर रहा है डेटा को या किसी पेज को राइट करने की कोशिश कर रहा है, तो फ़ौरन जो सेमाफोर है उसकी वैल्यू सेट हो जाए, फॉर एग्जांपल 1। ठीक है, ताकि बाकी राइटर या बाकी रीडर जो हैं उन तक मैसेज चला जाए कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ राइटिंग का काम हो रहा है। इसका मतलब ऐसे ही है कि जैसे ही कोई फाइल आप शेयर्ड फाइल ओपन करके उसमें कुछ चेंजेस करने लगें तो फ़ौरन सेमाफोर की वैल्यू 1 सेट हो जाए। इसका मतलब जितने भी बाकी लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या ओपन करेंगे तो उनको मैसेज चला जाए कि ये फाइल ऑलरेडी एक इस्तेमाल में है और कोई और प्रोसेस इसमें राइट कर रहा है। ठीक है जी, ताकि वो अकॉर्डिंगली फिर अपना काम करें। ये इसी इशू को पिक्टोरियली थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस है, ठीक है जी, या कोई फाइल आप कह लें, ये जो ग्रीन एरिया है, ठीक है, इसके अंदर जो कोई डेटाबेस पड़ी हुई है, कोई फाइल पड़ी हुई है, येलो फाइल इसको इंडिकेट कर रही है, डिफरेंट रीडर जो है उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है जी, जब डिफरेंट रीडर रीड करेंगे इसको एट अ टाइम एक्सेस करेंगे डेटाबेस को, तो फिर कोई मसला नहीं, कर लें, क्योंकि वो तो जस्ट उन्होंने देखना है ना डाटे को या कॉपी करना है, कर लें। रीडर जो है वो फॉर एग्जांपल कोई उसको एक्सेस कर रहे हैं और राइटर जो है वो फॉर एग्जांपल नहीं कर सकता। अब अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि एक वक्त में एक काम होगा तो फिर कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, फिर डेडलॉक नहीं आएगा। अगर यहाँ पे लिखा है रीडर कैन एंटर, ठीक है जी, सिर्फ रीडर एंटर हो सकते हैं, जितने मर्जी होते रहे, कोई इशू नहीं है। राइटर कैन नॉट एंटर। अगर सेमाफोर की वैल्यू जो है वो हमने सेट कर दिया है R1, तो इसका मतलब है कि रीडर जो हैं वो बिजी हैं इस डाटा को रीड करने में। जब तक ये बिजी है, सेमाफोर की वैल्यू 1 है, तब तक राइटर जो है वो उसमें एंटर नहीं हो सकता, ये उसमें राइट नहीं कर सकता। जैसे ही उस सेमाफोर की रीड वाले सेमाफोर की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब तमाम रीडर रीड कर चुके हैं, अब डेटाबेस या फाइल फ्री है, तब राइटर जो है वो एंटर होगा और जो राइटर के अकॉर्डिंगली जो सेमाफोर है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ताकि अगर कोई रीड करना चाहे तो वो देख ले कि जनाब इस पर डाटा राइट हो रहा है, तो फिर वो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। रीडर राइटर प्रॉब्लम जो है उसका यहाँ पे कोड के थ्रू, यानी कोड तो नहीं है, ये एल्गोरिदम टाइप कोड है, जिसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है कि कैसे इस चीज़ को हम टैकल कर सकते हैं या जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमारा क्योंकि कोड हमारा वो टारगेट नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास है एग्जांपल कि अगर आप देखना चाहें कि इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो फिर आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। 6th प्रॉब्लम है जी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स। ये कल अरूज ने मेरे डिस्कस किया था अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये इशू, क्योंकि वो डेडलॉक की सिचुएशन या डेडलॉक पे प्रेजेंट कर रहे थे, टॉपिक था, तो डेडलॉक ही बेसिकली वो सिचुएशन है जो कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है सीपीयू की या सिस्टम की, उसके दरमियान में कोई ना कोई इंटरप्ट होता है बेसिकली, या कोई खलल होता है जिसकी वजह से इशू क्रिएट होता है। तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम क्या है जी, ये इस तरह की पिक्चर जो है वो रूज और उसके ग्रुप ने भी शेयर की थी, रिमशा और गालवन नादिया थी या निदा, क्या नाम था, तीनों ने ये पार्ट में उसने रूज ने किया था, और उन्होंने उसको ग्राफिकली फॉर एग्जांपल जो है ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि कैसे जो है वो डाइनिंग फिलोसफर्स जो हैं उनका काम हो रहा है, वहाँ पे इशू कैसे क्रिएट होता है। The Danning philosopher problem states that k philosophers seated around a circular table with one chopstick between each pair. ये कोई 1 2 3 4 5 डाइनिंग फिलोसफर की एग्जांपल है, या आप अज्यूम करें ये प्रोसेसेस हैं, 5 प्रोसेस, ठीक है जी, और दरमियान में कोई रिसोर्स है, कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई भी खाने की चीज़ है, ठीक है जी, जैसे उसने कहा था कोई नूडल पड़े हैं, और इनके पास हैं रिसोर्सेज, इनको चाहिए स्टिक्स, चॉपस्टिक्स या स्पून, कोई भी चीज़ आप अज्यूम कर लें, जो कि ये लाइंस लगी हुई हैं। अब 5 फिलोसफर्स हैं या 5 प्रोसेसेस हैं, तो 5 ही रिसोर्सेज हैं। जबकि अगर चॉपस्टिक की एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे भी चॉपस्टिक ही मेंशन है ऊपर एग्जांपल के अंदर, तो डेफिनेटली एक चॉपस्टिक के साथ नूडल नहीं खाए जाते। फिर एक फिलोसफर को या एक प्रोसेस को कम से कम 2 जो है चॉपस्टिक्स चाहिए होंगी ताकि वो अपना काम कर सके। अब हो क्या रहा है कि डिफरेंट काम यहाँ पे हो रहे हैं, हाँ ये मेंशन है यहाँ पे,
डिफरेंट काम जो हैं वो ये फिलोसफर कर रहे हैं। वो काम क्या हैं? थिंकिंग, हंगरी एंड ईटिंग। वो फिलोसफर हैं, कुछ सोच रहे हैं किसी मसले के बारे में, ठीक है जी। सोचते सोचते उनको थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, और भूख लगने के बाद वो खाना शुरू कर देते हैं। ये 3 स्टेट से वो प्रोसेस, वो जो फिलोसफर हैं गुजरते हैं। अब होता क्या है कि हर एक के पास एक स्टिक है, तो इसका मतलब है जब एक प्रोसेस या एक फिलोसफर जो है वो थिंकिंग प्रोसेस में जाएगा, तब उसके रिसोर्स या उसकी चॉपस्टिक फ्री होगी, और उसका जो नेक्स्ट उसके साथ बैठा हुआ प्रोसेस है वो उसको कंज्यूम कर पाएगा। ठीक है जी। अब एक प्रोसेस जो है वो, जैसे हमने कहा कि वो सोच सकता है, खा सकता है, या हंगरी की पोजीशन में हो सकता है। ठीक है, 3 स्टेज से गुजरेगा, और जैसे ही कोई स्टिक फ्री होगी तब तक वो वेट करता रहेगा, और जैसे ही फ्री होगी तो फिर वो उसको कंज्यूम करेगा। There is one chopstick between each philosopher. A philosopher may eat if he can pick up the 2 chopsticks adjacent to him. One chopstick may be picked up by any one of its adjacent followers, but not both. When a philosopher cannot grab both forks, he sits and waits. जब किसी फिलोसफर को किसी प्रोसेस को 2 फोक्स या 2 चॉपस्टिक नहीं मिलेंगी, वो वेटिंग पे चला जाएगा, इंतजार करेगा। ईटिंग टेक्स रैंडम टाइम्स। अब जो ईटिंग का प्रोसेस है कि एक फिलोसफर को फॉर एग्जांपल या एक प्रोसेस को दोनों ही चॉपस्टिक मिल गई, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको कब फ्री करे, यानी कि उसको 1 मिनट के लिए चाहिए, उसको 10 मिनट के लिए चाहिए, उसकी मर्जी है, ये रैंडम है। Then the philosopher puts the forks down and leaves the dining room. जब वो खाना खा लें, अपने रिसोर्सेज कंज्यूम कर लें, तो तब वो जो चॉपस्टिक्स हैं उनको टेबल पे रख के अपना दोबारा थिंकिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग सम रैंडम टाइम थिंकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ही अगेन बिकम्स हंग्री एंड द सर्कल रिपीट्स इटसेल्फ। थोड़ी देर सोचने के बाद दोबारा उनको भूख लगती है, और फिर वो पहले वाली स्टेज पे आ जाते हैं, यानी कि वेट करना शुरू कर देते हैं कि कब एक और चॉपस्टिक फ्री हो, तो फिर वो उसको कंज्यूम करें और अपने सोर्सेज जो हैं वो उसको लेके अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें। ये प्रोसेसेस के साथ भी ऐसे ही होता है कि हम अज्यूम जैसे कर रहे थे कि एक प्रोसेस है, ऑलरेडी उसके पास एक रिसोर्स है, जबकि वो एक और सोर्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो कि दूसरे के पास है। तो तब ये चीज़ जो है, ये डेडलॉक की सिचुएशन बनना शुरू होती है कि 2 प्रोसेसेस ऑलरेडी एक एक होल्ड किए में, एक एक की और रिक्वेस्ट है, तो फिर ये मसला ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि डिफरेंट प्रोसेस हैं, जितने प्रोसेस हैं उतने रिसोर्स हैं। जब तक एक प्रोसेस जो है वो पीछे नहीं हटेगा, अपने रिसोर्सेज छोड़ेगा नहीं, तब तक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट रहेगी और ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। स्लीपिंग बार्बर, जैसे वो हजाम होता है दुकान पे काम करने वाला, बाल काटने वाला, ये उस सिचुएशन से ये चीज़ अखज़ की गई है, ये प्रॉब्लम कि वो कैसे काम करता है, या जो प्रोसेसेस हैं वो उनको, उनके जो डिफरेंट डेडलॉक की सिचुएशंस हैं उनको डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ रिलेट करके ज़रा बताने की कोशिश की गई है कि कैसे डेडलॉक डेली लाइफ में क्रिएट होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। स्लीपिंग बार्बर में क्या हो रहा है जी? The analogy is based upon a hypothetical barber shop. ये जो कहानी है, यानी कि एनालॉगी जो भी सिचुएशन है, ये एक अज्यूम किया गया है कि एक हजाम की शॉप है जो बाल काटने वाला है। There is a barber shop which has one barber. एक शॉप पे एक वक्त में सिर्फ एक ही बार्बर है। One barber chair, उसके पास एक चेयर है, उसकी अपनी चेयर, and n chairs for waiting for customers. और इसके अलावा कुछ मज़ीद और चेयर्स हैं जो कि वेटिंग के लिए हैं। जैसे ये सेंटर वाली पोजीशन पे है कि एक बार्बर है, उसकी एक अपनी चेयर है, इसके अलावा वेटिंग पे कुछ n चेयर्स पड़ी हुई हैं। एक कस्टमर जो है वो आ रहा है और एक जो है वो लीव कर रहा है उसकी शॉप को। अब आप इससे, इस कहानी को जो ऊपर इंग्लिश में लिखी हुई है, इससे पहले अगर इस तस्वीर को देखें, या मेल्स खासतौर पर जो है जो हजाम की दुकान पे जाते रहते हैं बार्बर के पास, उनको पता होगा कि वहाँ पे कैसे सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है या कैसे हैंडल होती है। सम टाइम आप जाते हैं और वहाँ पे कोई रश नहीं होता, बार्बर फ्री पड़ा होता है, बैठा होता है, तो आप फ़ौरन आपके रिसोर्सेज जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, आपकी बारी आ जाती है। सम टाइम डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने लोग अंदर बैठे हैं, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे, तो उनके बाद आपकी बारी आती है, फिर आपको वेट पे लगना पड़ता है।
जब ऑलरेडी बार्बर बिजी है, बार्बर बेसिकली रिसोर्स है, ठीक है जी, वो आपको चाहिए, लेकिन समटाइम अगर 3 बंदे बैठे हैं तो आपको चौथी टेबल पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 4 चेयर्स पड़ी हुई हैं और आप 5वें बंदे हैं, चारों ऑक्यूपाई हैं, तो फिर आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा, फिर आप अंदर भी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं है। ये डिफरेंट तरह की सिचुएशंस हैं जो कि डेली लाइफ में अकर होती हैं, और ये इसी तरीके से जो प्रोसेसेस हैं उनको भी इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। द एनालॉजी इज बेस्ड ऑन अ बार्बर शॉप। देयर इज अ बार्बर शॉप, जैसे हमने कहा कि एक बार्बर है एक शॉप के अंदर और उसके पास अपनी चेयर है और कुछ एन चेयर्स हैं जिन पे जो कस्टमर्स हैं वो वेट कर सकेंगे। इफ देयर इज नो कस्टमर देन द बार्बर स्लीप्स इन हिज ओन चेयर। अगर कोई कस्टमर नहीं है, बार्बर फ्री है, तो बार्बर जो है वो अपनी चेयर पे सो जाएगा, यानी कि रेस्ट करेगा, वेट करेगा। इफ कस्टमर अराइव्स ही हैज टू वेक अप द बार्बर। अगर कोई पहला कस्टमर आता है तो वो उसको जगाएगा, ठीक है जी, ताकि उसका काम स्टार्ट हो सके। इफ देयर आर मेनी कस्टमर्स एंड द बार्बर इज कटिंग अ कस्टमर्स हेयर, देन द रिमेनिंग कस्टमर्स ईदर वेट इफ देयर आर एम्प्टी चेयर्स। अगर बार्बर ऑलरेडी बिजी है, काम कर रहा है, और कुछ जो लोग हैं वो और आ गए हैं, तो उनको फिर अपनी चेयर्स पे वेट करना पड़ेगा अगर कोई खाली पड़ी है तो, इन द वेटिंग रूम, और दे लीव इफ नो चेयर आर एम्प्टी। अगर कोई चेयर खाली नहीं है वेट करने के लिए, तो फिर उनको लीव करना पड़ेगा, वो अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे। ये है डेली लाइफ की सिचुएशन कि मसला जो है वो कैसे बनता है। अब मसला किसके लिए है? जो बंदा बाहर है या जो बंदा वेट पे लगा हुआ है। वेटिंग वाला जो है, मिसाल के तौर पे, अब जो फॉर एग्जांपल एक बंदा बार्बर की चेयर पे बैठा हुआ है, 3 पीछे बैठे हैं, जो आखिरी चौथा बंदा है अब वो वेट पे लगा हुआ है, अब उसको नहीं पता कि मेरा वेट जो है वो कितना होगा। यानी कि जो आगे जो 3 बंदे बैठे हैं या 2 बंदे बैठे हैं, इन्होंने क्या क्या कराना है, शेव करवानी है सिर्फ, या बाल भी कटवाने हैं, या दोनों काम करने हैं, कोई एक काम करना है, फॉर एग्जांपल किस तरह, या कोई फॉर एग्जांपल कोई पार्लर का कोई काम है, किस तरह के काम है, ये अब डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है रिसोर्सेज की। ये हमने कल भी देखा था, थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करने की कोशिश की थी कि एक प्रोसेस जो है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक प्रोसेस पॉसिबली कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अगर थोड़ा सा आइडिया इन चीज़ों का ले ले तो फिर उसको ज़रा मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही है कि जब बंदा बाहर खड़ा है जिसके पास चेयर भी नहीं है, तो इसको अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए बार्बर की तरफ से कि जनाब अभी 2 घंटे और लगेंगे, अगर वो थोड़ा सा टेंटेटिव इसको आइडिया दे दे, तो फिर वो डिसाइड कर लेगा कि यार मैं अगर थोड़ा टाइम है तो मैं बैठ जाऊं, वेट कर लूं, या खड़ा रहूं, और अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर मैं चला जाऊं या दोबारा चक्कर लगा लूं। हम भी ऐसे ही करते हैं अक्सर कि हम आम तौर पे बार्बर की शॉप पे जाके ज़रा पूछ लेते हैं, अगर कोई बिजी है तो पूछ रहे यार कितना टाइम लगेगा, अगर तो कहीं 10 मिनट लगेंगे, बस काम खत्म होने वाला, फिर हम नॉर्मली बैठ जाते हैं, वेट कर लेते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन अगर हो गया जी 3 कस्टमर बैठे हैं, इनके बाद आपकी बारी है ना, तो फिर आप सोचते हैं यार 2 घंटे लग जाने हैं, फिर बेहतर है मैं दोबारा ही चक्कर लगा लूँ या किसी और वक्त आ जाऊँ, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो प्रोसेसेस हैं वो कितने रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे, कब तक लेफ्ट करेंगे, तो फिर उसका जो मैनेजमेंट है, जो उसकी सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो ज़रा बेहतर हो जाता है फिर। वन सोल्यूशन सर यूजेस सर एक क्वेश्चन है। जी सादिया। हेलो सर, क्वेश्चन वो पीछे जो पिक थी उसमें से। जी सर अब जैसे यहाँ पे दरमियान वाले वो डायग्राम में शो कर रहा है कि बार्बर जो है वो स्लीप कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में या प्रोसेस की कंडीशन में ऐसा कोई मतलब कि आ जाता है कि जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा है और जो मतलब कि रिसोर्सेज है वो स्लीप कर रहा है, तो सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तब है अगर वो फ्री है, तो ये स्लीप का मतलब है कि जो रिसोर्स है वो फ्री पड़ा हुआ है। ये तो सर स्लीप हम तो ये कहते स्लीप हैं कि स्लीप जो है ना, तो सादी एक सेकंड, as much as अभी हमने possible। एक सेकंड, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई रिसोर्स फ्री है या ऑक्यूपाई है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो फ्री है या ऑक्यूपाई है? वैसे नहीं आइडिया होगा, लेकिन अगर हमको इंडिकेट कर लें किसी तरीके से, कोई ऐसा वेरिएबल को फ्लैग, कुछ सिंबल, कोई ऐसी कोई चीज़ रख लें जिससे आइडिया हो जाए अगले आने वाले बंदे को या अगले प्रोसेस को
कि आगे क्या सिचुएशन है, तो फिर मामला जो है उसको हैंडल करना ज़रा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्लीप है ना, वो हमने बेसिकली इंडिकेशन शो कर रहा है। जैसे हमने सेमाफोर यूज़ किए हैं पहले, शायद आप थोड़ी लेट आई हैं। हमने शुरू में एक सेमाफोर की डिस्कशन की थी कि सेमाफोर बेसिकली वो वेरिएबल है जहाँ जिसके अंदर हम कोई वैल्यू रखते हैं ताकि हमें थोड़ी की इंडिकेशन मिल जाए किसी भी प्रोसेस की कि अंदर हो क्या रहा है। अगर कोई फॉर एग्जांपल डिवाइस है, कोई रिसोर्स है, प्रिंटर है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर बिजी है, तो कोई ऐसी इंडिकेशन होनी चाहिए। कोई प्रोसेस अगर प्रिंटर एक्सेस करना चाहे तो उसको कोई ऐसी इंडिकेशन मिल जाए कि ये प्रिंटर जो है या रिसोर्स फ्री है या बिजी है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल सेट कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे ही प्रिंटर बिजी होना शुरू हो जाए तो उस सेमाफोर की वैल्यू 1 हो जाए, तो जैसे ही मैं उसको एक्सेस करने लगूं तो आगे अगर सेमाफोर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मुझे फौरन पता चल जाएगा कि ये सोर्स बिजी है। ठीक है, तो ये अब मैंने कहा कि अब बाहर वाले बंदे को ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंटर जो बिजी है वो कितने घंटे तक बिजी रहेगा। उसके पास एक ही प्रिंट है या 1000 प्रिंट की कमांड है। ये ऑफिस में या फोटोकॉपी में मशीन पे भी ऐसे ही होता है कि अगर आप जाएं तो फॉर एग्जांपल फोटोकॉपी हो रही है, तो अगर आप उससे पूछ लें कि जनाब कितनी कॉपियां रह गई हैं, कितने कब तक बारी आएगी, तो अगर आपको बता दे कि जनाब बस सिर्फ 5 कॉपियां रह गई, तो फिर आप फौरन खड़े रहते हैं और वेट कर लेते हैं। अगर वो कहे जनाब नोट्स कॉपी हो रहे हैं बच्चों के, तो मैंने 10 सेट तैयार करने हैं, तो फिर 2 घंटे लग जाने, तो फिर आप फौरन को अल्टरनेट ढूंढते हैं। ठीक है, तो आप अज्यूम करें कि आप प्रिंटर पे आपको प्रिंटर चाहिए। ठीक है, तो आपको और अल्टरनेट उसका ढूंढ सकती हैं अगर कोई मैकेनिज्म मौजूद है। तो अगर कोई इंडिकेशन मौजूद है कि ये फॉर एग्जांपल स्लीपिंग है, तो स्लीपिंग का मतलब है कि ये फ्री है। ठीक है, जब फ्री है तो फिर ऑटोमेटिकली जो बाहर से आने वाला जो कस्टमर है उसको जैसे इंडिकेशन फ्री की मिलेगी या स्लीपिंग की मिलेगी, तो स्लीपिंग का मतलब बंदा वेला है, फारग बैठा है, तो फौरन उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो सर हम यहाँ इस प्रॉब्लम में कितना सेमाफोर यूज करेंगे? फिलहाल तो अभी हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल एक। ओके सर। पहला सेमाफोर हम यूज करेंगे। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने वेरिएबल्स या कितने सेमाफोर चाहिए होंगे। सबसे पहला तो इस बार यानी कि रिसोर्स फ्री है या बिजी है। ठीक है, इसके लिए हम एक सेमाफोर यूज करेंगे। बिजी है तो फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 हो जाएगी, फ्री है तो वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। तो सर हम कस्टमर्स के लिए यूज नहीं करेंगे कि कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं अगर बार बार बिजी है तो? जी बिल्कुल नादिया, मैंने अभी यही कहा कि हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कितने सेमाफोर की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे। पहला तो हो गया बाहर से आने वाले के लिए कि सबसे पहली इंडिकेशन तो ये है कि वो बंदा फ्री है कि नहीं है। सबसे पहली सिचुएशन, जैसे ही बंदा बार बार अपनी शॉप खोलेगा तो सबसे पहले वो फ्री होगा, आमतौर पे ऐसे ही होता है। ठीक है जी, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो आपकी तमाम रिसोर्सेज फ्री होते हैं और तब बिजी होना शुरू होते हैं जब को आप प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। दुकान खुल गई है तो अब जैसे ही कोई कस्टमर एंटर होगा तब बिजी का प्रोसेस शुरू होगा। क्या ख्याल है जी? सर जी यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस नहीं हो सकते क्या? अगर हो सकते हैं प्रोसेस हैं तो मल्टीपल, बिल्कुल। हाँ, जहाँ पे एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है, जो एल्गोरिथम है वो एक का है, क्योंकि हम डेडलॉक की बात कर रहे हैं बेसिकली, या प्रोसेसेस की सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि अगर एक रिसोर्स हो, मल्टीपल प्रोसेसेस उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, और वहां पे फिर हम कैसे इस चीज को हैंडल करेंगे। एक तो हो गया जी बार बार का फ्री होना या बिजी होना, ठीक हो गया, इसके लिए हम एक सेमाफोर यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्या हम इसकी फॉर एग्जांपल एक और सेमाफोर के अंदर हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके डाल सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 1 2 3 ये 3 चेयर्स हैं, जो तीसरा बैठा हुआ है बंदा जो एक्चुअली चौथा कस्टमर होगा, एक इधर होगा, 3 इधर बैठे हैं, जो चौथा बंदा है, अगर उसको किसी इंडिकेशन से आइडिया हो जाए कि मेरी बारी कब तक आनी है, मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि हम कोई ऐसा इंडिकेशन लगा सकते हैं कि जनाब जो जैसे ही एक कस्टमर एंटर हो तो फौरन अपना डाटा शो करे कि ना उसने क्या करना है, बाल कटवाने हैं, शेव करानी है, क्या करना है। तो अगर 2 टास्क हैं तो हम अज्यूम करेंगे फॉर एग्जांपल उसको 30 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, एक टास्क है तो हम अज्यूम कर लेते हैं उस पर 15 मिनट लगेंगे, एक टास्क के 15 मिनट अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब
अगर पहले वाले ने एक टास्क करवाना है, दूसरे ने 2 टास्क कराने हैं, तो इसका मतलब 30 और 15 45 मिनट हो गए, और एक ऑलरेडी बैठा हुआ है काम करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट उसके ऐड कर लें, 60 मिनट हो गए। तो इसका मतलब चौथा जो कस्टमर है उसको अगर इंडिकेशन मिल जाए कि मेरा वेटिंग टाइम जो है कितना है, 1 घंटा 60 मिनट्स, तो फिर इसके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि मैं फॉर एग्जांपल मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम ये देखते थे कि जब प्रोसेसेस वेटिंग में लगे हुए हैं तो सम टाइम उनमें से कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी होता है जिसकी प्रायोरिटी कुछ ज़्यादा हो सकती है। फिर हम प्रायोरिटी देखते हैं कि यार इसमें कोई ऐसा तो ही कस्टमर फॉर एग्जांपल जो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, फिर फॉर एग्जांपल अगर चौथे की ज़्यादा है तो 2 को स्किप करके चौथे को फ़ौरन टाइम देगा, उसको बुलाएगा कि जनाब आप पहले आ जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 2 लड़के बैठे हैं, एक बुजुर्ग आके एंड पे बैठ जाए तो लड़के फ़ौरन देखें या बार बार कहेगा यार बुजुर्ग है, बुजुर्ग की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो बाकियों से रिक्वेस्ट करें कि जनाब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुजुर्ग को पहले फारग ना कर लूँ। ऐसा होता है डेली लाइफ में, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी है। तो ऐसा मैकेनिज्म भी हो सकता है, प्रायोरिटी भी सेट की जा सकती है। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए सेमाफोर हो सकता है। 3 हो गए। इसके अलावा और ये जो लीव कर रहा है, जो इधर से अपने सोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद अब लीव कर रहा है, क्या ये कोई इंडिकेशन देगा? इसके लिए क्या कुछ सेमाफोर चाहिए अलग से? सर शायद नहीं, क्योंकि इसके लीव करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने जब ये वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया है कि कितने कस्टमर्स रिमेनिंग है, तो बात एक ही है कि लीव करने की तो फिर उसकी मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है। नहीं पड़ती। अगर नहीं पड़ेगी अलग से तो क्या किसी और सेमाफोर पे इसका इम्पैक्ट होगा? सर ये जो हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया है इसमें वेटिंग टाइम में उसमें ये इसका इम्पैक्ट है ना कि उसने लीव जब कर दी, तो अब हम देखेंगे हमारे पास अगर 3 कस्टमर थे, एक ने लीव कर दिया तो 2 कस्टमर रह जाएंगे जी, तो इसका इम्पैक्ट हुआ ना इसमें। तो इसका मतलब है कि फिर इसका जो टाइम था वो वेटिंग टाइम से निकल जाएगा। यस सर। ठीक है। ऐसा सेमाफोर अगर उसके अंदर हमने वेटिंग टाइम की वैल्यू रखी हुई है तो डेफिनेटली वो उसमें से माइनस हो जाएगी। इसका मतलब वेटिंग टाइम का जो सेमाफोर है उसकी वैल्यू इफेक्ट करेगी लीव करने से किसी भी कस्टमर के। इसके अलावा एक और भी होगा मुतासर सेमाफोर, वो कौन सा होगा? सर जो कस्टमर एंटर हो रहा है उसका कौन सा? उसके पास तो कोई सेमाफोर नहीं है। तो वो वेटिंग टाइम दोबारा से इसका जो अगर इसके पीछे एक और कस्टमर है तो वो इंक्रीज हो जाएगा ना इसका वेटिंग टाइम दोबारा से, जो हाँ, वो जो अपडेट तो कस्टमर होगा। लीव। वो तो यस हमने सर। क्या लिया कि वेटिंग टाइम पर सेमाफोर तो होना ही होना है, क्योंकि इसके लीव करने से ये जो टाइम है ये डिक्रीज हो जाएगा और जो नया कस्टमर आ रहा है उसकी टाइम जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। वो हो गया। कोई और? एक जो इसका सेमाफोर है बार्बर का, बिजी या फ्री का, वो चेंज नहीं होगा इसके जाने से? यस सर। होगा, क्योंकि होगा। ये जैसे ही ये बंदा इधर बैठा था अपने बाल कटवा रहा था तब इसका स्टेटस फॉर एग्जांपल 1 था कि बार्बर बिजी है। जैसे ही वो अपना सोर्स इसने यूज कर लिया, बार्बर से काम करवा लिया, तो फौरन बार्बर का स्टेटस 0 हो जाएगा, फ्री। तो सर यहाँ पे डेडलॉक कैसे क्रिएट होगा? मतलब एक आ रहा है और एक जा रहा है, तो डेडलॉक तो नहीं क्रिएट होगा यहाँ पे? डेडलॉक जो है वो बाहर तो हमें लग रहा कि नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो इसलिए कि हमने इस चीज़ को कर लिया, मैकेनिज्म इसका डेवलप कर लिया, अब डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अगर एट ए टाइम तमाम कस्टमर जो हैं, जैसे हमने ये फॉर एग्जांपल जाने का मैकेनिज्म है, आने का है, वेटिंग का है, तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म बन गया ना। अब तो डेडलॉक क्रिएट नहीं होना, लेकिन डेडलॉक तो तब क्रिएट होगा अगर हम ये वेटिंग वाला सिस्टम खत्म कर दें। इधर से 5 कस्टमर आ रहे हैं, 5 के 5 जो हैं वो इकट्ठे ही आके जनाब कुर्सी पे बैठने की कोशिश करें। एक ही चेयर है बार्बर की, ठीक है, जहाँ पे बंदा बैठ के बाल कटवाता है, और वो एक ही बंदा है, 5 बंदे इकट्ठे हैं, पांचों के पांचों ट्राई करें कि जनाब हमने पहले बाल कटवाने हैं, तो फटा हो गया। तो ये जो सिचुएशन है ये तो इसका सोल्यूशन है बेसिकली, कि हमने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि एक प्रोसेस है एंटर होने का, एग्जिट होने का, कोई ना कोई हम सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं, कोई इंडिकेशन जो है वो हम शो कर रहे हैं
कि ताकि चीज़ें जो हैं वो स्मूथ लाइन हो जाएं, जैसे बिल्कुल जो ट्रेन है, ट्रेन के सिस्टम में इंडिकेशंस होती हैं, वो कभी ग्रीन झंडी लहरा रहा होता है, कभी रेड झंडी लहरा रहा होता है बंदा, या लाइट्स होती हैं आपको पता है सिग्नल की, वो कोई ना कोई प्रॉपर जो है वो मैसेज दे रही होती हैं या इंडिकेशन दे रही होती हैं कि जनाब इस वक्त ये काम हो रहा है, ताकि जो बाकी लोग पीछे आ रहे हैं या वेटिंग में लगे हुए हैं या उस रिसोर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, वो उस रिसोर्स को उस इंडिकेशन से आइडिया लगा लें कि हमने आगे क्या करना है या आगे सिचुएशन क्या हो रही है। ठीक है जी। ट्रैफिक में भी ऐसे ही है कि अगर आप पीछे से आ रहे हैं और आगे रेड लाइट है तो फ़ौरन आप समझ जाएंगे जनाब मैंने रुकना है, और आप अपनी गाड़ी को फ़ौरन स्लो कर लेते हैं। ठीक है। और ग्रीन है तो इसका मतलब है कि आपकी बारी है, आप स्पीड से गुजर जाते हैं। तो यही सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन अगर वो इंडिकेशंस हटा दें हम तो आपको पता ट्रैफिक जाम हो जाएगी फिर। ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ख़त्म कर दें तो फिर ये सिचुएशन जो है वो डेडलॉक की तरफ जा सकती है, क्योंकि जब तमाम प्रोसेसेस किसी लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करेंगे एट ए टाइम, तो फिर जो है कन्फ्यूजन या जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है और हो सकती है। ये नहीं कह रहे कि डेफिनेटली होगी, लेकिन ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन से हम देखते हैं कि जो डेडलॉक है वो क्रिएशन की तरफ जा सकता है। जैसे हमने प्रिवेंटिव मेजर्स कल देखे थे, आप लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिवेंटिव में हम शुरू में ही देख लेते हैं कि जैसे ही प्रोसेस किसी सोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि अगर इसको सोर्स में दे दूं तो क्या सर्कल तो क्रिएट नहीं होगा, क्या कोई डेडलॉक तो नहीं बनेगा। अगर ऐसा कोई इंडिकेशन हो तो फौरन जनाब उसको रोक लेता है और उसको एग्जीक्यूट होने नहीं देता, उसको रिसोर्स ही नहीं देता वो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने ये काम किया कि हमने चेयर्स लगा दी, वेटिंग का काम कर लिया ताकि डेडलॉक क्रिएट ही ना हो। ये जो वेटिंग चेयर्स हैं ये बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ये फॉर एग्जांपल जो एग्जीक्यूट हो जाए जब मसला ख़राब हो जाए उसके लिए नहीं है, ये है कि प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो और एक जो प्रोसेस है वो स्ट्रीम लाइन तरीके से एग्जीक्यूट होता जाए। एक बंदा है उसको रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स ले, अपना वेट करे, रिसोर्स ले और आगे निकल जाए। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। इसमें जो तीन चीज़ें हैं मेनली जो हमने इस डायग्राम के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर देखी। सबसे पहले कस्टमर विच काउंट्स वेटिंग कस्टमर्स, द वन बीइंग सर्व्ड। हम देखा जो कस्टमर है वो बेसिकली प्रोसेस की एग्जांपल है उसकी कि वो कोई ना कोई रिसोर्स लेना चाह रहा है। इसके अलावा बार्बर है जो कि बेसिकली रिसोर्स है जिसको तमाम प्रोसेस एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। द नंबर ऑफ आइडल बार्बर 0 और 1। ये हम पिछली स्लाइड पे थे, उस वक्त हमने डिसाइड किया था कि हम बार्बर का जो सेमाफोर है उसकी वैल्यू हम 0-1 जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं या सेट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार्बर दो ही सिचुएशन से गुजरता है, या वो फ्री होगा या बिजी होगा। म्यूटेक्स फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूटेक्स अब वो सेमाफोर है, उसका नाम म्यूटेक्स यहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया है कि म्यूटेक्स वो वेरिएबल है जो कि इस तमाम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हैंडल करेगा। ठीक है जी, जिसको हमने सेमाफोर कहा था कि जैसे हमने देखा था कि डिफरेंट जो थी जब हमने वो पेजिंग और सेगमेंटेशन देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो मेमोरी है उसको समटाइम उसको फ्रेम्स कहा जाता है, मेमोरी के स्लॉट्स को समटाइम उसको सेगमेंट्स कहा जाता है। तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, उसके लिए डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट नाम यूज़ करते हैं। जो प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स थी अभी हमने पढ़ी हैं उनमें सेमाफोर का वर्ड यूज़ हुआ, यहाँ इन्होंने उसको म्यूटेक्स कह दिया कि म्यूटेक्स वो बेसिकली वैल्यू होगी या वो वेरिएबल होगा जहाँ के जिसके अंदर को वैल्यू रखी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन के लिए हमें कोई कितने हमने डिसाइड किए थे म्यूटेक्स या सेमाफोर? 3 सर। 3। एक बार्बर की सिचुएशन के लिए, एक वेटिंग टाइम के कैलकुलेशन के लिए, और तीसरा कौन सा था नादिया? तीसरा हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि टोटल प्रोसेस कितने आए, एंटर कितने हो चुके हैं। ये हो सकता है कि अंदर बंदे कितने मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 वेटिंग में है, एक ये, तो टोटल 4 हैं, तो बाहर वाले को इंडिकेशन पता चल जाए ऐसे म्यूटेक्स से या सेमाफोर से के अंदर 4 बंदे 4 प्रोसेसेस ऑलरेडी हैं और मेरी 5वें नंबर पे बारी आएगी।
बहरहाल ये हमारी उसकी फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन है, तो हम जैसे भी उसको एग्जीक्यूट कर लें। अगर हम इसी इशू को डिस्कस करना शुरू कर दें, अपना एल्गोरिदम बनाएं, तो पॉसिबली जो स्लीपिंग बार्बर का जो इशू है वो हम उससे कोई डिफरेंट चीज़ बना पाएँ। ये बिल्कुल जैसे हमने शेड्यूलिंग के दौरान डिस्कशन की थी कि हमने कुछ जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं उनकी वर्किंग को डिस्कस किया और फिर उनके अंदर मॉडिफिकेशन प्रपोज की कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है राउंड रॉबिन में हमने देखा था कि जो लेटेंसी है वो ज़्यादा थी, तो हम लेटेंसी को ख़त्म कर सकते हैं या रिड्यूस करने के लिए कोई नया मैकेनिज्म डिवाइस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इसी स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम को आप पकड़ लें और इसको ज़रा क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू कर दें, इसके लिए कोई एल्गोरिदम बनाएं, तो फिर आपको पता है कि किसी भी लॉजिक को डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट जो थिंक आउट करते हैं लोग, वो किसी इशू के एक से ज़्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ जो हैं वो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 5 बंदों ने 5 सोल्यूशन प्रोवाइड किए, पांचों के पांचों ओके हों, बिल्कुल उस मसले को हल करते हों, लेकिन उनमें से हो सकता है एक बंदे ने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, वो कम से कम रिसोर्सेज ले रहा हो और सबसे जल्दी उस मसले को हल कर रहा हो, तो डेफिनेटली वो काम जो है वो सोल्यूशन, वो एल्गोरिदम क्वालिटी का एल्गोरिदम होगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है कि शायद मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि मैं आप में से कोई 5 बंदों को कैलकुलेटर बनाने के लिए दूं, ठीक है, उसका कोड लिखने के लिए, पांचों के पांचों ले आएँ और बहुत अच्छा कोड हो, सारों का एग्जीक्यूट हो रहा हो, लेकिन मैंने किसी एक को विनर करार देना हो, तो फिर मैं कैसे कहूँगा, क्योंकि सभी का कोड सही चल रहा है। तो फिर मैं डिफरेंट और पैरामीटर्स को कंसिडर करूँगा, जैसे कंप्यूटर साइंस में होता है सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो कितना सिक्योर है, कितना रिलायबल है, कितना स्केलेबल है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, अच्छी है, इस तरह की जो, या उसकी फॉर एग्जाम्पल उसकी डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो अगर मैं कंसिडर करना शुरू कर दूं, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है मुझे किसी एक के अंदर नहीं मिलेंगी या किसी के अंदर कम मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। तो वो फीचर जितने किसी को सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा होंगे, मैं उसको बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट एल्गोरिदम करार दूंगा। तो ऐसे भी यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है कि डिफरेंट सोल्यूशन इसके प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने थोड़ा सा थिंक आउट करके कोशिश की। अब ये 3 सेमाफोर्स का जिक्र है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये इस एल्गोरिदम में नहीं है, ये जो स्लीपिंग बार्बर वाला है, जो आप देख लें तो उसमें ये कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि इस सिस्टम के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर कितने सेमाफोर या कितने म्यूटेक्स यूज होते हैं। ठीक है, वो तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरा इसको डिस्कस किया सिचुएशन को, और देखा कि हम कैसे मैक्सिमम आने वाला जो बंदा है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, ताकि उस जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं या उसने करने हैं उसके बारे में उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाए। ये हम ऐसे ज्यूम कर लें कि हम ये सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जितना मैक्सिमम फैसिलिटी देंगे उतना ही उनकी जो उसकी जो मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट, वो बेहतर हो जाएगी या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी। ये उसको ग्राफिकली म्यूटेक्स और सेमाफोर एक ही चीज है जी, म्यूटेक्स और सेमाफोर एक ही चीज है जी, यहाँ पे उसने म्यूटेक्स रखा हुआ उसका नाम। यही जो सिचुएशन अभी हमने डिस्कस की है, वो सारी कहानी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर आपने इस एल्गोरिदम को या इस लॉजिक को ग्राफिकली फ्लो चार्ट की सूरत में प्रेजेंट करना हो, तो फिर आप किन स्टेप से गुजरेंगे, या ये जो कंप्लीट प्रोसेस है बार्बर वाला, बार्बर प्रॉब्लम का, ये किन स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले स्टार्ट से अगर शुरू हो तो जो बार्बर है यानी कि रिसोर्स स्लीपिंग मोड में होगा। स्लीपिंग का मतलब फ्री है, फ्री के बाद वो बिजी हो जाएगा। ठीक है जी, कस्टमर का वेट कर रहा है और जैसे ही कस्टमर आएगा तो वो फॉर एग्जांपल बिजी हो जाएगा, और बिजी होने के बाद प्रोसेस जो है वो अपना सोर्स लेने के बाद फ्री हो जाएगा या एग्जीक्यूट कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो जो बार्बर है वो बिजी है, बिजी होने के बाद फ्री हो गया है, तो कस्टमर तो घर चला गया, लेकिन बार्बर ने किधर जाना है, बार्बर फिर स्लीपिंग मोड पे चला जाएगा यानी कि फ्री मोड पे आ जाएगा, जिसको हमने कहा था सेमाफोर, कि अब उसकी सेमाफोर की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही वो एलोकेट हो जाएगा प्रोसेस, किसी को प्रोसेस को रिसोर्स, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल कटिंग कर रहा है और आगे कोई कस्टमर नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो जो है फॉर एग्जांपल वो वेटिंग स्टेट पे है, क्योंकि वो आगे उसका कोई कस्टमर नहीं है। इसके अलावा स्लीपिंग जो है वो फॉर एग्जांपल स्लीपिंग के बाद अगर कोई कस्टमर नहीं आता, तो डायरेक्टली जो फॉर एग्जांपल जो रिसोर्स है, जो हजाम है, जो बार्बर है, वो घर चला जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, बंद कर जाएगा। मिसाल के तौर पे बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सिस्टम को ऑन कर दें, ऑन करने के बाद कोई एप्लीकेशन रन ना करें और फिर उसको शट डाउन कर दें, तो फिर इसका मतलब
ये ऑन की पोजीशन पे है, उसके बाद डायरेक्टली फिर वो एग्जिट पे आ गया। ठीक है जी, एग्जिट यानी कि शट डाउन पे चला गया। तो ये सारा वाला दरमियान में प्रोसेस है, ये सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये था ये आज का लेक्चर जो जिसमें हमने सिंक्रोनाइजेशन कुछ देखी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट रिसोर्सेज को कैसे सिंक्रोनाइज करता है ताकि डेडलॉक जो है उससे मैक्सिमम बचा जा सके। क्योंकि जो प्रोसेसेस हैं, ये हमने शुरू में देखा कि जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनके आपस में कम्युनिकेशन होती है जब वो एग्जीक्यूट कर रहे हों। डिफरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, थ्रेड्स जो हैं वो आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डाटा शेयर करते हैं। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है जी, उन टेक्निक्स में हमने देखा कि उसके लिए नेमिंग, सिंक्रोनाइजेशन और बफरिंग 3 टेक्निक्स हैं कम्युनिकेशन की। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे चले गए, जिसमें हमने सबसे पहले सेमाफोर देखा कि सेमाफोर क्या होता है। उसकी 2 टाइप्स देखी, बाइनरी और काउंटिंग सेमाफोर। फिर उसके बाद जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो हमने देखी 1 बाय 1। ये तकरीबन 7 के करीब इश्यूज हैं जिनको हमने डिस्कस किया। ये 7 है।